हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट, फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि अगर आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का कंडक्ट हुआ था 17 नवंबर को, अगर वो आपका क्लियर हो गया है तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो हमारे पास नेट एग्जामिनेशन भी आ रहा है जिसको आप क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए भी एलिजिबल बन सकते हैं, या तो फिर हम अगली बार और मेहनत करेंगे। ठीक है। और अगर आप यूजीसी की जून 2024 जुलाई अगस्त की गाइडलाइंस चेक करेंगे तो उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को स्क्रैप करने की बात की है और सिर्फ नेट स्कोर के बेसिस पर ही पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है। तो अब तक जो भी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हुआ है, तो उसके बेसिस पर जो रिजल्ट आ गया है, मुझे कल काफ़ी मैसेजेस आए थे कि उसके बाद मैम क्या करते हैं। और मैं काफ़ी ग्रुप्स में एक्टिव हूँ तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, बट अब मैं थोड़ा सा सेशन आपके साथ आई हूँ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अगर आप पहली बार रिसर्चर है तो आपको नहीं समझ आता कि अब क्या करना है या फिर किससे सपोर्ट लेनी है। बट मैं हमेशा अपने रिसर्च के सेशंस के पहले एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं बोल रही हूँ वो ना कि मेरे कॉलेज से, ना कि मेरी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, वो खुद मेरा एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट। मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ही पीएचडी की हूँ, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने लर्न किया है, वो मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। और एडिशनली आप हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप पीएचडी के लिए एनरोल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के उस रिसर्च सेंटर की वेबसाइट जरूर चेक कीजिए और उनके क्या गाइडलाइंस है, जैसे कि कोर्स वर्क किनको एग्जामिशन है, या क्या सेट की एलिजिबिलिटी या नेट की एलिजिबिलिटी या पेट की एलिजिबिलिटी, हम कब एडमिशन ले सकते हैं, उनकी वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है। और आप जो उनसे डिसिप्लिन से जुड़े, ठीक है, जैसे अगर मैं इस कॉमर्स से हूँ तो कॉमर्स की गाइडलाइंस थोड़ी सी डिफर कर सकती है। अगर आप साइंस से है, केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स, तो आप अपने डिसिप्लिन के लिए भी चेक कीजिए। ठीक है। और ये हमेशा कैसे रहता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, पीएचडी कोई सिलेबस नहीं है, पीएचडी एक रिसर्च टॉपिक होता है। और ये जो रिसर्च टॉपिक होता है, ये एक प्रॉब्लम होती है, एक चैलेंज होता है, जो हमें लगता है हम उसको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है। तो एक अच्छी रिसर्च हमेशा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, एक प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है। और एक अच्छी रिसर्च हमेशा जब कंक्लूड करती है उस स्टडी में क्या कंप्लीट नहीं हो सका और आगे फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक पर एंड हो जाती है। तो इसका मतलब एक रिसर्च स्टडी, एक पीएचडी एक चैलेंज से स्टार्ट होती है, उसका हम सजेशन देते हैं कि हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और एंड में हम बताते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन्स या फिर फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स उसके ऊपर क्या मेहनत कर सकते हैं। ठीक है। तो इट शुड स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम एंड इट शुड एंड विथ अ प्रॉब्लम विच कैन बी टेकन अप बाय द फ्यूचर। अगर आज आप मेरी चैनल से या मेरे सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आप सबको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर कवलप्रीत कौरपुरी। मैं कॉमर्स से हूँ और मैं हमेशा एक इनिशिएटिव लेती हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई भी एस्पिरेंट जिसका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं, आप सबको पता होगा, नेट सेट को गाइडेंस देती हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस है जिसको आप देख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि ये पीएचडी में बहुत सारी आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमें नहीं पता होता है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। उसके लिए मैं अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो से देख के सब कुछ सीख जाएंगे, बट डेफिनेटली जितना मैं लर्न कर रही हूँ उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप एक अच्छी स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। और मुझे भी मेरे मेंटर्स ने काफ़ी कुछ सिखाया है, तो आई एम थैंकफुल टू माय रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर मीता मैडम, जिन्होंने हर पीएचडी की जर्नी में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और आज जो मैं ये सेशन लेके आ रही हूँ मैं उनको ही डेडिकेट करूँगी, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत सारे रिसर्च के वर्कशॉप्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस भी पॉसिबल होता है, जब भी टाइम मिलता है अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम अपडेटेड रहते हैं। और कई कुछ ऐसा होता है कि हर सेशन में आपको भले बहुत कुछ सेम मिले बट बहुत कुछ अलग भी जरूर मिलता है। तो आप जब भी कोई अटेंड करते हो वर्कशॉप, कोर्स वर्क, जैसे कि ऑनलाइन, सिर्फ प्लग इन करके मत छोड़िए, देखिए कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, और मेरे मेंटर्स भी बोलते हैं, कि हम जब टीचर्स बन जाते हैं तो हम है ना नेशन बिल्डर्स है। भले आपको लगे कि टीचिंग अभी
नहीं रिस्पेक्टेबल है या नोबल प्रोफेशन नहीं है, जो भी ऐसे लगता है जिनको भी। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर हम अपनी पीएचडी या डिग्री को या नेट सेट को या फिर टीचिंग को अगर हम खुद से सीरियसली ले कि यस आई कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, आई कैन कंट्रीब्यूट टू अ बेटर सोसाइटी, आई कैन एंश्योर दैट आई गिव 100% और मोर देन 100% टू माई स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वी ऑल कैन मेक अ डिफरेंस। ठीक है। अब हमेशा चैलेंजेस रहेंगे बहुत सारे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम सबको सब कुछ आ जाएगा, बट यस अगर हम शेयर करते रहेंगे और लर्न करते रहेंगे तो जरूर हम एक बेटर सोसाइटी की तरह बढ़ेंगे। ठीक है, वाई टू कंप्लेन अबाउट द डिटोरेशन इन द क्वालिटी, वाई नॉट वर्क ऑन इट। ठीक है, तो अगर मैं ये सोच के मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकती हूँ कंट्रीब्यूट करके, मैं भी अपने मेंटोर्स से सीखती हूँ। इनफैक्ट अपने बहुत सारे ऐसे ग्रुप से मेरे जहाँ पर मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं उन सब से कलेक्ट करके, और कुछ लोग तो मुझे सामने से बोलते हैं कि मैडम अगर आप ये भी शेयर करें तो ये भी कर दीजिए, तो मैं उन सबको थैंकफुल हूँ, क्योंकि हम सबसे सीखते हैं और हम सबको सब कुछ अच्छा ही सीखना चाहिए। ठीक है, हमें नेगेटिविटी बहुत मिलेगी, उसको साइड में रखते हुए थोड़ा सा टाइम हम अपनी ग्रोथ के लिए, आई मीन एकेडमिक ग्रोथ और अपने करियर के लिए मेहनत तो जरूर ही कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा भी आपका टाइम एक्स्ट्रा नहीं लूंगी और मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन, जो कि अभी जैसे कि कल आपको पता होगा यूनिवर्सिटी का, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का पेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो पेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब क्या करना होता है, ये भी मैंने एक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उस पर भी बोल देती हूँ, और अगर आप ये सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट ही होने वाला है। ठीक है, आज संडे है तो हम सबके पास थोड़ा सा टाइम तो निकल ही सकता है, और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आपको टाइम निकाल नहीं पा रहे तो इसका मतलब आप वो चीज़ करना ही नहीं चाहते। वी ऑल आर बिजी, वी ऑल हैव बैटल्स टू फाइट, बट येस इफ आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग देन आई हैव टू टेक द इनिशिएटिव। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप फिर से मैं बधाइयाँ दे देती हूँ जिनको क्लियर हो गए, और जो भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये बहुत सारा हेल्प होने वाला है। तो जैसे अगर आपका अभी रिजल्ट आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी चेक रख सकते हैं पीएचडी की एडवर्टीजमेंट्स में। ओके, कुछ वेबसाइट्स पर आपको कॉलेज की वेबसाइट, रिसर्च सेंटर्स की वेबसाइट, या फिर पॉसिबल है आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से होगे, तो जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप वो चेक कीजिए। कुछ कॉलेजेस, कुछ रिसर्च सेंटर न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो मैं बहुत सारी एडवर्टीजमेंट शेयर करती हूँ। और इसके बाद अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है तो आपको भी किसी और चीज़ के लिए वेट नहीं करिए, तो एडवर्टीजमेंट चेक कीजिए और वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। जैसे सपोज अगर आप यहाँ बैठे आउट ऑफ मुंबई की कोई यूनिवर्सिटी से ट्राई कर रहे हैं तो उनकी गाइडलाइंस चेक कीजिए। मैं कभी भी आउट ऑफ मुंबई वालों के लिए कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो जहाँ पर रहता है और जहाँ पर यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहता है आपको वहाँ की गाइडलाइंस जरूर चेक करनी चाहिए। ठीक है, मोर और लेस वो सभी सेम रहता है, बट येस अगर आप साइंस है तो आपकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकती है। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप है तो आपका प्रोसेस शायद डिफरेंट रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो भी जिससे भी जुड़ना चाहते हैं रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी से, उनका जरूर चेक कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ हम कि अभी जैसे मेरे पास एडवर्टीजमेंट आ गई तो वो लोग बोलेंगे उसमें कि आप एक रिसर्च प्रपोजल बना के आए। ठीक है, अगेन ये भी जो सेंटर ने एडवर्टीजमेंट दी है वो क्या बोल रहे हैं आप वो चेक कर लीजिए। एक रिसर्च प्रपोजल तो हैंडी होना ही चाहिए। रिसर्च प्रपोजल के पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च टॉपिक उसके फ्रेम कैसे करते हैं। तो इस पर भी मैं थोड़े दिनों में आपके पास आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, और मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है इसके ऊपर। अगर आपने वो अब तक चेक नहीं किए थे वो कर लीजिए। और पीएचडी में सिलेक्शन काफ़ी इजी हो जाती है अगर आपने ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स पर जाए या यूजीसी केयर पर, बट अगर आपने पीयर रिव्यू से भी स्टार्ट किया है तो यस एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मुझे इस टॉपिक पर काम करना आता है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा थीसिस के लिए लेके आई हूँ ये सेशन, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी कुछ मेरे कैंडिडेट्स हैं जो थीसिस फाइनलाइज कर रहे हैं, या फिर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पीएचडी एनरोल करने से पहले मुझे ये चीज़ें पता भी हो तो मैं थोड़ा बेहतरीन पीएचडी कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की, तो आप कभी भी उनके थीसिस सेक्शन में जाके ये गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं, और ये गाइडलाइंस हमेशा अपडेट होती रहती है, या फिर मैं बोलूँ
कभी भी कुछ नया एडिशन आता है तो वो तुरंत अपडेट कर देते हैं। तो जो थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप वहाँ पर ये चेक कीजिए कि वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि मैं जनरल गाइडलाइंस दे रही हूँ। सबसे पहले जब हम थीसिस बना रहे होते हैं तो याद रखिए वो हमारी एक ब्लैक बुक तो रहती है, उसके ऊपर गोल्डन एम्बॉसिंग रहती है, ओके। और ये कहाँ से हमको पता लगता है? आपका रिसर्च सेंटर या आप अदर जो यूनिवर्सिटी से उनकी प्रीवियस थीसिस आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारा टाइटल पेज होता है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। टाइटल ऑफ द थीसिस, हमारा नाम, रिसर्च सेंटर का नाम, गाइड का नाम, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें रहती है। एक स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट होती है, ये भी आपको यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर से ही मिलती है। स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट बता रहा है कि उसने ये थीसिस कहीं और सबमिट नहीं किया और उसका ओरिजिनल वर्क है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। अभी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब हमने ये थीसिस कहीं और सबमिट नहीं की है और ये ओरिजिनल वर्क है, ये हम हमारे रिसर्च सुपरवाइजर से साइन कराते हैं और हमारा सेंटर इन सब इनिशियल पेजेस पर स्टैंप और सिग्नेचर करके देता है। Acknowledgement is basically you are being grateful and thankful to all the people who have supported. It can be your research supervisor, your research center, maybe your principal. जैसे कि अब आप सबको पता होगा हम पीएचडी अदर ऑन द जॉब कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी छुट्टियां लेनी पड़ती है। फिर कोई एचओडी ने आपकी सपोर्ट की है, आपके एनालिस्ट है, या फिर आपको आपके स्टूडेंट्स ने डेटा कलेक्ट करके दिया, या आपको आपके फ्रेंड्स है, या जो भी आप जिनको थैंक यू देना चाहते हैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट रहता है, ओके। फिर उसके बाद आता है प्रीफेस या एब्स्ट्रैक्ट। अभी ये क्या होता है? पूरी समरी होती है हमारे थीसिस की। प्रीफेस अगर आप बुक्स पर देखे को हाउ वी डिराइव टू दिस टॉपिक और हाउ वी रीच टू दिस टॉपिक, इस पूरी थीसिस में क्या है, कैसे हमने कंक्लूड किया है, इन शॉर्ट पूरी समरी। जैसे आप रिसर्च पेपर में हम ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारी क्या कौन सी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा शॉर्ट में हमको बताना होता है। हमने उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया, फिर हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या है। फिर अगर मैं बात करूँ तो हमने उसके ऊपर कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट हुआ, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ प्रीफेस एंड में चैप्टराइजेशन से भी एंड होते हैं, या फिर मैं बोलूँ एब्स्ट्रैक्ट में वो कंप्लीट स्टोरी बता देते हैं समराइज में। आपके 500-600 पेजेस थीसिस अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो एटलीस्ट उसको प्रीफेस एक बैकग्राउंड तो मिल ही जाता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी, आप जो भी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का आप चेक करिए, प्रीफेस या एब्स्ट्रैक्ट होता है। कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट मेरी सजेशन है आप जब भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप ये चेक कीजिए। फिर आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और ये जनरली क्या रहता है? विद द पेज नंबर, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ऑटोमेटिक, मैन्युअली। फिर हमारे पास है इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है जो डिफर होगी हर कैंडिडेट के। अगर आप में लिस्ट ऑफ टेबल्स है, लिस्ट ऑफ चार्ट्स एंड फिगर्स, बॉक्सेस। अब टेबल्स तो हम सबको पता है, चार्ट्स और फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या वो इसको कॉमन ही बना सकते? अब हो सकता है आपके पास सिर्फ पूरे थीसिस में 10 चार्ट्स और 5 फिगर्स, तो पॉसिबिलिटी है आप उसको एक ही में मर्ज कर दीजिए। लिस्ट ऑफ बॉक्सेस डिपेंड्स, अगर आपने यूज किया है तो ये सब चीजें सब्जेक्टिव रह जाएगी। एब्रीवेशंस कहाँ पर लिखना है ये भी आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम इसको क्या करते हैं, चैप्टर 1 में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। या तो कैसे अभी बुक्स देखोगे तो आप उसमें ग्लॉसरी होता है, तो अगेन ये आप चेक कर सकते हैं कि इसको कहाँ पर रखना है। और जब आप यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस चेक करें तो आप देखिए इनके ऊपर टाइटल पेज पर कभी नंबर नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ कैंडिडेट से रोमन न्यूमरल शॉर्ट, स्मॉल में, सॉरी शॉर्ट नहीं स्मॉल में स्टार्ट होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, अभी कुछ रिसर्च सुपरवाइजर या सेंटर्स या गाइड्स या कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में ही प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो एनेक्शस में एंड में जाता है। तो अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आपके रिसर्च सुपरवाइजर और सेंटर और गाइडलाइंस बोलते हैं आप वही कीजिए। फिर आपके पास यहाँ पर सब पर आपके स्मॉल रोमन न्यूमरल नंबर रहेंगे। और फाइनली आप चलते हैं अपने चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 1 में क्या आना चाहिए, या चैप्टर 1 में हम क्या क्या मर्ज कर सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च डिजाइन भी आ सकता है। इंट्रोडक्शन के साथ आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी आ सकता है, तो ये फिर से सब्जेक्टिव हो जाएगा। कुछ लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अलग चैप्टर बना देते हैं, कोई लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऐड कर देते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं। तो सेम आप अपनी गाइडलाइंस चेक कीजिए यूनिवर्सिटी की और रिसर्च सेंटर की, ओके। और अगर हमारे पास 5 मेजर चैप्टर्स होते हैं तो चैप्टर 1 हमेशा इंट्रोडक्शन रहता है, चैप्टर 2 हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहता है, चैप्टर 3 हमारा रिसर्च,
मेथोडोलॉजी, ठीक है, अगर वो चैप्टर 1 में मर्ज नहीं हो। चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और चैप्टर 5 आपका होता है लास्ट में फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं चैप्टर्स, जैसे कि आपके टॉपिक, सपोज आप बैंकिंग में काम करें तो बैंकिंग के ऊपर चैप्टर आ जाएगा। सपोज आप प्राइवेट बैंक्स के ऊपर बात करें, फिर आप स्पेसिफिक अपना कौन से बैंक पर, जैसे कैनरा बैंक पर स्टडी करें तो वो बैंक आ जाएगा। ठीक है, अभी वो डिपेंड्स आपके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग उसको चैप्टर 1 में ही ऐड कर देते हैं या फिर कुछ लोग उसको सेपरेट चैप्टर बनाते हैं। तो अगेन माय डिस्क्लेमर, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर रिसर्च supervisor, guide and research center and the guidelines of the university in which you are enrolled with। ठीक है, अब चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, तो ये मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास होता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। इस टॉपिक में, इस स्टडी पर आज तक क्या काम हुआ है, थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, एंश्योर दैट यू डिवाइड द नंबर ऑफ पेजेस। अब क्या होता है ना, अगर आपकी थीसिस बन रही है 600 पेजेस में, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर 1 में कितना लिखूं, चैप्टर 2 में कितना लिखूं, चैप्टर 3 में कितना। अब किनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े होंगे तो उनका एनालिसिस भी बड़ा हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर मोर तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन मोर हो जाएगा। तो आप ये अकॉर्डिंगली डिवाइड कीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, और इसमें क्या आता है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी। फिर ओवरव्यू, सपोज आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, फिर ओवरव्यू ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे अगर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैंने थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में ओवरव्यू दिया। फिर मैंने बीएसटी बस के ऊपर काम किया, तो मैंने स्पेसिफिकली रोड ट्रांसपोर्ट एंड बीएसटी बस के ऊपर यहाँ पर हाईलाइट किया। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम। अब इसको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो अगेन ये आप खुद अपनी बात कीजिए। अभी क्या होता है, आपके पास बहुत कंटेंट है लिखने के लिए, तो पैराग्राफ भी अच्छा लगता है, और अगर कम है तो कुछ लोग इसको पॉइंट्स में भी। सो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, द चैलेंज जिसके वजह से हम ये स्टडी प्रपोज किए। रिसर्च क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है कि मैंडेटरी है, बट यस, अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो और आपको ये कैसे पता लग रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव्स पर कैसे जा रहे हो, तो ये रिसर्च क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आप पावर्टी को स्टडी कर रहे हो, तो पावर्टी कैसे आप डिराइव हुए, आपको कौन से एरिया में स्टडी करनी, वो सब यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस में बन जाएगा। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस ही आपके आगे जाके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ओके, फिर आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब इसका ऑर्डर आप फिर से खुद डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपकी गाइडलाइंस दी हुई है या रिसर्च सुपरवाइजर क्या करे, लॉजिकली फ्लो होना चाहिए। तो आपकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या, आप सिग्निफिकेंस किसको हो सकता है, एक तो हम, मैं बोलूँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने डिग्री के लिए, अदर देन दैट नेशनल इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द बेनिफिट टू द सोसाइटी, टू द नेशन, और सपोज यू आर फ्रॉम कॉमर्स डोमेन, सो हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कमर्शियल एंगल, या फिर इकोनॉमिकली उसका क्या गेन हो रहा है। ठीक है, या फिर आप बात करिए कि इसके वजह से कौन मेजर स्टेक होल्डर है, जैसे मैं बोलूँ मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किया, तो मुझे लगता है कि सबसे मेजर स्टेक होल्डर तो हमारा कम्यूटर, ये जो ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो फिर सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, या फिर आप लिटरेचर को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी और हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। अब अगर आपने चैप्टर 1 में ये नहीं इंक्लूड करना है, तो कौन से चैप्टर में जाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग इसको चैप्टर 3 में बताते हैं, कुछ लोग इसको चैप्टर 1 एंड 3 बोथ में रिपीट करते हैं, और अगर अपने चैप्टर 1 का नाम इंट्रोडक्शन रिसर्च डिजाइन है, तो यहाँ पर ही सब कुछ मर्ज हो जाता है। और मैंने एक अपनी प्रीवियस सेशन भी बनाया हुआ है जिस पर आप देखेंगे कि मैंने बताया कि टाइटल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस शुड टॉक अबाउट द सेम थिंग, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। स्कोप ऑफ द स्टडी होता है बाउंड्रीज आपने जो सेट किए। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होती है, जो हम ये स्टडी नहीं कर पाई। स्कोप होता है जो मुझे कवर करना था। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँ मुझे मुंबई के कंप्यूटर स्टडीज करने थे, तो नवी मुंबई को मैंने अगर कवर नहीं किया है, वो मेरी स्टडी का स्कोप में नहीं आता था। ओके, तो लिमिटेशंस रहेगी, जैसे आई कैन नॉट स्टडी ऑल द जोग्राफिकल जोन्स एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू नैरो डाउन योर टॉपिक, क्योंकि पीएचडी से वाइडेस्ट एरिया पूरे इंडिया पर नहीं हो सकती। ठीक है, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड द लिमिटेशंस। स्कोप हमेशा बाउंड्रीज होती है और लिमिटेशंस हमेशा मैं बोलूँ नेगेटिव में जाता है। फिर आप चैप्टर्स एट अ ग्लांस, मतलब आप चैप्टराइजेशन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन भी लिखते हैं यहाँ पर एक्चुअली, और आप फिर से पूछ लीजिए लिखना है कि नहीं। और चैप्टर कंक्लूजन, इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव अ ओपनिंग ऑफ द चैप्टर देन द बॉडी कम्स एंड फिर इट इज कंक्लूड। ओके, और आजकल नया पैटर्न है, आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन से कि रेफरेंसेस हर चैप्टर के एंड में रेफरेंसेस उस चैप्टर के आ जाते हैं। There's a difference between references and bibliography, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने नेट सेट की वीडियोस में एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं एज पर द यूनिवर्सिटी पैटर्न।
ओके। तो ये बेसिकली एक मैंने गाइडेंस दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, नॉट नेसेसरी कि यू नीड टू फॉलो इट और इट इज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी और मी। मैं सब बता रही हूँ कि हम ऐसे कर सकते हैं। ओके। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, ये जो मेजर रहता है और ये रिसर्च एप्टीट्यूड में और नेट के क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। सबसे लॉन्गेस्ट रिसर्च पीएचडी कौन सा स्टेज होता है, तो इट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से बहुत बेनिफिट होते हैं। तो आज ही मेरे एक चैनल की वीडियो पे कमेंट आया है, तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। बेसिकली तो मैं शॉर्ट में बोलूँ, अब तक इस आपने जो टॉपिक प्रपोज किया उसके ऊपर कितने लोगों ने स्टडी की है, उनका क्या कहना था इसके बारे, इस एरिया में कोई डिबेट्स है, या आप क्या एड्रेस करना चाहते हैं। या इस टॉपिक पर आप क्या नया प्रपोज कर रहे हैं और आप इस स्टडी तक कैसे पहुंचे। ठीक है। तो ये सबसे पहले इसमें आता है। और इसमें ना आप बता सकते हैं कि कौन सी चीजें कवर नहीं हुई है और आप रिसर्च के गैप पर कैसे डिराइव। ओके। अभी जैसे किसी ने सर्विस क्वालिटी के बारे बताया, किसी ने सॉरी, मैं कह रही थी कि कैसे किसी ने सर्विस क्वालिटी के ऊपर बताया, किसी ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या फिर किसी ने स्टडी प्रपोज की इंटरनेशनल एरिया में, किसी ने नेशनल पर। तो क्या मिसिंग लिंक्स है। ओके। बहुत सारे गैप्स होते हैं, कौन से टाइप के गैप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अब तक की स्टडी से सपोज मुंबई में नहीं हुई है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ज्योग्राफिकल गैप की स्टडी मुंबई में प्रपोज कर रहे हैं। किसी ने अदर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर काम किया, किसी ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कुछ नया उसमें मॉडल ऐड हुआ है या कुछ नया वेरिएबल कॉन्स्ट्रक्ट ऐड हुआ है, तो आप ये भी स्टडी कर सकते हैं। ये आपको कहाँ से पता लगता है, जब आप रिव्यू करते हैं। रिव्यू कौन से सोर्सेज का करना है, कहाँ से करना है, ये भी मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैंने बताया थोड़ा सा चैप्टर इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्राइमरी सेकेंडरी, जर्नल्स रेफरेंसेस जो भी आप लिखेंगे। प्रोसेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, फ्यूचर रिसर्च कॉलेज अगर मेरे थीसिस पढ़ेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिलेटिंग टू आपने कौन से एरियाज में, अभी कैसे होता है ना, आप डिवाइड कर लो, जैसे मैंने किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्विस क्वालिटी के ऊपर, फिर कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। ठीक है। फिर अगर आपने कोई नया वेरिएबल उससे जोड़ा, जैसे आप लॉयल्टी पर स्टडी करो तो लॉयल्टी के बारे लिखो। अगर आप बात करें कि इसे इंटेंशंस टू यूज कंटिन्यू होने वाला है कि नहीं, आप उसके ऊपर तो आपने डिवाइड कर दिया एरियाज। तो इससे क्या होता है ना, आपको पता है कि हर एरिया में क्या स्टडी हुई है। अब कुछ लोग इसको इंटरनेशनल और नेशनल में बाइफरकेट करेंगे, क्रोनोलॉजिकल बाइफरकेशन हो सकता है। तो अगेन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप हमेशा अपनी प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स, आपकी गाइड के प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स या फिर यूनिवर्सिटी में चेक कीजिए कि आप फॉलो करते हैं। ठीक है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारी चीज़ें कवर करे। और हमें कैसे पता लगता है कहाँ से सोर्सेज करने हैं, वो भी मैं आपसे आने वाले वीडियोस पर शेयर करूंगी। इन शॉर्ट आप यहाँ पर रिसर्च गैप पर ड्राइव होने चाहिए। सी बहुत बार वो टॉपिक रिपीट हो गया होगा, और जब हम ना न्यू रिसर्चर होते हैं, हम सबको लगता है कि हमारा टॉपिक बहुत बेहतरीन है, इस पर तो किसी ने स्टडी की नहीं होगी। बट क्या होता है ना, जब आप ग्रेजुअली लर्न करते हो तो आपको पता लगता है। तो इसके लिए बहुत थोड़ा हमको स्ट्रांग होना चाहिए अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। और मैं बोलती हूँ कि अगर मैं अब प्रपोज करूँ पीएचडी, तो मे बी आई विल 10 times more better, because over a period of time you grow, you mature, and then you understand things from a different perspective also. And with times the topic loses its relevance, and the topic there are new topics which you can take, new challenges which the society may be फेसिंग। तो ये सब चीज़ें हमेशा होती रहेगी। बट हमेशा इतना अच्छा काम कीजिए कि जिस टाइम में आपने किया है एटलीस्ट उसमें उसकी वैल्यू है। ओके। वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ अ वर्क इन फ्यूचर एंड इन द कमिंग डेज। डेफिनेटली आई नो वी ऑल मे बिकम रिसर्च सुपरवाइजर इवन इफ यू डोंट वांट टू। तो हमें आना चाहिए कि हम कैसे किसी को इस स्टेज पर लेके आए। ओके। फिर उसके बाद हमारे रिसर्च गैप्स आ गए। अब ये लॉजिकली कौन से चैप्टर में आना चाहिए, आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 में सब कुछ मर्ज किया है, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में, अगेन मैं इसके ऊपर डिस्क्लेमर देती हूँ। फिर हम चैप्टर कंक्लूड कर देंगे और रेफरेंसेस दे देंगे। ठीक है। अब जनरली चैप्टर 3 आपका आना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फिर अगर आपने नया चैप्टर बनाया, जैसे नया चैप्टर इन द सेंस कोई टॉपिक रिलेटेड, मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उन्होंने 5 चैप्टर्स ही बताए। अगर आप
कोई चैप्टर प्रपोज करे, जैसे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किया था, बीएसटी बस की प्रोफाइल बताई थी, बिकॉज आई बिलीव कि वो होना चाहिए एक रिसर्च। बट अगेन फिर इस पर भी डिस्क्लेमर है कि आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स बनाने अलाउ है कि नहीं, कौन से चैप्टर में क्या मर्ज कर सकते हैं। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इस पर हम बहुत गलतियां करते हैं। मेरी है एक वीडियो इसके ऊपर, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। फिर पायलट स्टडी के रिजल्ट, क्योंकि पायलट स्टडी पहले होती है, आप इसका लॉजिकल सीक्वेंस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर डेटा कलेक्शन आपने कैसे किया, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे, सर्वे मेथड, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सैम्पलिंग डिजाइन आपका क्या था। अब सैम्पलिंग डिजाइन में क्या आता है ये भी मैं आपसे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। एथिकल कंसिडरेशंस जो हम अक्सर लिखना भूल जाते हैं, रिसर्च एथिक्स फॉलो किए, जैसे आपने परमिशन लेके इंटरव्यू किया, फिर किसी का नेम डिस्क्लोज नहीं किया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आपने मैनिपुलेशन, फैब्रिकेशन, किसी और से अपना काम नहीं करवाया, ठीक है, जो चीज़ें आपने की है वो आप बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, अगर चैप्टर 1 में नहीं लिखे लिखे तो भी यहाँ आ सकते हैं। अगेन मैं बोलती हूँ कि आप चेक कीजिए, आप जहाँ से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट जो भी आपका डेटा वो बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर नहीं बताएंगे तो जो एक्सपर्ट रहेंगे उनको भी नहीं पता लगेगा और आपको वाइवा में प्रॉब्लम्स आएगी। डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्या प्रोसेसिंग थी, क्लीनिंग ऑफ द डेटा, मिसिंग डेटा। फिर डेटा एनालिसिस के बारे में बताया गया, अब इसमें क्या था, आपने कौन से टूल्स, टेक्निक, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्या यूज हुआ, ठीक है, वो सब यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अभी स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंट है, सर्वे और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस है, या फिर मैंने काई स्क्वायर क्यों लगाया, टी टेस्ट क्यों लगाया, डेटा नॉर्मल था कि नहीं, वो सब यहाँ पर आना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप रिसर्च, आप मैं बोलूंगी, हम सारी चीजें इग्नोर कर सकते हैं, बट टाइटल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और हमने सिर्फ क्यों पीएचडी के डिग्री के लिए ऐसा नहीं होता है कि व्हाट बेनिफिट वी आर गिविंग टू द सोसाइटी, वो सब यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका चैप्टर 4 बन जाता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और चैप्टर 5 फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। अब याद रखिए, वी शुड नॉट यूज द वर्ड रिकमेंडेशंस, क्योंकि मैंने भी अपने मेंटोर से सीखा है, रिकमेंडेशन हमेशा कोई पेड स्टडी के लिए रहेगा, किसी ने स्पॉन्सर किया आपको, जैसे कि आपने स्पेशली उनके लिए जाके काम किया, उनके बिजनेस की सर्वाइवल के लिए काम किया है, तो वहां पर रिकमेंडेशन है। और सजेशंस, हम रिसर्च स्कॉलर सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस बहुत ही कम दे सकते हैं। हम सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसे इंप्लीमेंट हो सकता है, तो यूज द वर्ड सजेशंस। अगेन माय डिस्क्लेमर। ओके, तो इतना तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आने वाली सेशंस में आपके साथ जरूर, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, टॉपिक कौन से सेलेक्ट करने हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये कमिंग वीडियोस में लेके आऊंगी। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं जो रिसर्च पर मेहनत करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कैसे करना है, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने एमबीए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं। और आजकल एनईपी हर जगह पर रिसर्च प्रमोट कर रहे हैं एकेडमिक्स में, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस उनको भी हेल्प करेगी तो अपने स्टूडेंट्स को आप भेज सकते हैं। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में सेशंस डिलीवर करने चाहती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं आपके कैंडिडेट्स को, टीचर्स को सपोर्ट मिले और मैं आके लेक्चर डिलीवर करूँ, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि आज 8 दिसंबर हो गई और संडे आपके पास टाइम होगा तो नेट का फॉर्म भी भर दीजिए। डोंट वेट फॉर देम टू एक्सटेंड द डेट्स, एज इट इज 10 दिसंबर, सो इंश्योर दैट यू फिल द फॉर्म बाय टुडे इटसेल्फ, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, देयर आर बाउंड टू बी सर्वर प्रॉब्लम्स। और अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है फॉर्म फिल करते हुए, प्लीज उनको डायरेक्टली मेल करके अप्रोच कर लीजिए, अपना टाइम मत गवाइए। वी हैव ओनली नाउ फ्यू डेज लेफ्ट, फ्यू वीक्स लेफ्ट, तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन ऑल द बेस्ट, और लेट्स प्रिपेयर and enter the world of research.